हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए गाइस, हमारी पीवाई की सीरीज़ को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो रीड करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो गाइस वो है हार्डनेस ऑफ डायमंड इज़ ड्यू टू। तो क्वेश्चन है गाइस कि जो डायमंड है वो इतना हार्ड नेचर का क्यों होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, इसमें बॉन्डिंग ले रखा है गाइस, ये बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग, सी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग एंड डी वैंडरवाल फोर्सेस। तो बताइए इनमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा गाइस। तो जी हाँ, जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा हमारा राइट आंसर। अब बात करते हैं गाइस कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात की जाए गाइस, तो अगर शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण बनता है, तो वहाँ पे क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। उसी तरीके से हम सिर्फ यहीं पे एंड नहीं करेंगे गाइस कि जो हार्डनेस है वो डायमंड की वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के कारण है। उसके अलावा भी हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, वैन डर वाल फोर्सेस क्या होते हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आगे आने की भी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए बात करते हैं अभी बाकी के बॉन्ड्स के बारे में। तो गाइज सबसे पहले अगर आप देखें तो डायमंड के बारे में बात करें। डायमंड के बारे में अगर हम बात करते हैं गाइज, तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, जो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। और उसके अलावा बात करें तो गाइज सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं गाइज, तो जो अगर सबसे पहले डायमंड की जो प्रॉपर्टी देखी जाए वो इतना हार्ड है, और साथ ही साथ क्या है गाइज कि कोई उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो बिना किसी फ्री इलेक्ट्रॉन के वो क्या करेगा, वो एक तरह से इंसुलेटर का काम करेगा। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ही क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जनरेट होता है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो क्या आएगा, जो डायमंड होगा वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। सेकंड क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होगा इस, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये वाला कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना गाइज, तो यहाँ पे भी क्या है, एक तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है। ये जो कार्बन है ये पेज के बिहाइंड है, तो इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे एक परफेक्टली स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो गई, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपको पता है सॉलिड भी मेनली दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज अमोर्फस। अगर क्रिस्टलाइन की बात करते हैं गाइज, तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है, फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। और अगर हम बात करते हैं अमोर्फस की, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होता, वहाँ पे इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। कभी जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, सबकी शेप क्या है, टेट्राहेड्रल शेप है। यहाँ पे देखिए सबकी शेप है जो टेट्राहेड्रल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे कि कोल का हो गया या कोक का हो गया, तो उनकी बात करें तो गाइस अमोर्फस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी, जैसे कि हेक्सागोन हो गया या फिर पेंटागोन हो गया, ट्रायंगल कुछ भी, तो उसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड है, वो रिजिड है। और उसके कारण क्या है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड है। जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतना ज़्यादा उसको क्या होगा, उतना ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करने में, इसलिए क्या है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया। थर्ड बात करते हैं तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हाई थर्मल कंडक्टिविटी क्यों होगा इस, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सेम वही कंसेप्ट कि जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी। उसके अलावा बात करें तो रेसिस्टेंट टू ऑल द एसिड। ये क्या है गाइस, ये ऑलमोस्ट नॉन रेसिस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि इतना हाई प्रेशर, आपको पता है कि जो डायमंड होता है वो बोलते हैं ना एक कि अगर आपको डायमंड की तरह बनना है तो उसकी तरह से आपको ताप और प्रेशर दोनों झेलने पड़ते हैं। उसी तरीके से इसने इतना हाई प्रेशर, इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई प्रेशर, इतना हाई टेम्परेचर इसने सहन किया है कि एट प्रेजेंट जो इसकी कंडीशन है वो इस तरीके से होगी है कि अभी ये हाई एसिड, जो एसिडिक है या अल्कली, उनके साथ कोई रिएक्ट नहीं करता, बट ये हाँ रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ। उसके अलावा बात करें तो गैस बता दिया कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा बात करें तो इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे जो डायमंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, उनमें एक अलग सी शाइनिंग होती है, और उसका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है, उसके कारण क्या होता है, जो उसका प्राइस है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अगर देखें तो जैसे जो डायमंड होते हैं वो भी काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं, और अगर देखा जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग जो ब्लैक डायमंड होता है उसका जो प्राइस होता है वो सबसे कम होता है। उसके अलावा भी इसके फीचर्स की बात भी कर सकते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। उसके अलावा हार्ड स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस, रिजिड होता है। काफ़ी अरेंजमेंट, परफेक्टली अरेंजमेंट होने के कारण क्या है कि भी जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, हार्ड होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट ये दोबारा पॉइंट कंसिडर कर गया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके आगे बात करें तो गाइस देखिए डायमंड का क्या बेनिफिट हो सकता है, ये स्लाइड मैं ऐड करना भूल गई, बट हम डायमंड के बारे में बात कर लेते हैं। इतना हार्ड स्ट्रक्चर होने के कारण ही गाइस क्या करते हैं इसे हम कि अलग अलग जगह पे यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ग्लास के ब्रेकडाउन के लिए, या फिर क्या कर रहे हैं कि
ज्वेलरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ज्वेलरी के अलावा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं गाइज, अलग अलग काफ़ी सारे इसके यूजेस हैं हार्डेस्ट होने के कारण। तो अगर किसी चीज़ को हमें क्या करना है कि उसको तोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायमंड का यूज़ करते हैं। बड़े से बड़े पत्थर पहाड़ों को तोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, हम डायमंड का यूज़ करते हैं। तो उसके अलावा बात करें तो गाइज ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, उसके यूजेस के बारे में कुछ। उसके अलावा बात करें तो गाइज जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एलोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ कार्बन। सबसे पहले पता होना चाहिए गाइज कि एलोट्रॉपी क्या होता है। एलोट्रॉपी क्या है, ये टर्म आपको उनको पहले भी पता होगी, बट फिर भी हम इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो एलोट्रॉपी होता है वो क्या है, एलोट्रॉपी होता है कि अगर एक ही फॉर्म, मतलब एक ही जो सब्सटेंस है वो काफ़ी सारी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी एग्जिस्टेंस होगा एक ही केमिकल, एक ही मतलब एक तरह से गाइस क्या है इसमें, एग्जिस्टेंस होएगा अलग अलग फॉर्म में, मोर देन 2 फॉर्म में अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है कोई भी एक सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं, एक एटम है, वो अलग अलग क्या कर रहा है, उसकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है, बट देखी जाए तो इसकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है सेम। तो एलोट्रॉपी क्या है कि एग्जिस्ट करेगा वो मोर देन 1 फॉर्म में, बट उनकी जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो सेम होंगी, बट जो उनकी फिजिकल रिएक्शन होंगी, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। फिजिकली हमें लगेगा अरे डायमंड और ग्रेफाइट तो हम पेंसिल में यूज़ करते हैं, वो तो कितना अलग है, और डायमंड जो है उसकी तो बात ही अलग है। तो उसमें क्या है, वो फिजिकली तो डिफरेंट है बट वो केमिकली क्या है, सेम है। तो वो होता है एलोट्रॉपी। अगर हम बात करते हैं एलोट्रॉपी की तो कौन कौन शो करता है, जैसे कि कार्बन हो गया, उसके अलावा सल्फर भी शो करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो गाइस हम बात करेंगे कार्बन की। अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के मेनली 3 एलोट्रॉप हैं। तो देखिए वो है ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन। अगर बात करते हैं गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डायमंड की। अगर डायमंड की बात करें तो हमने उसके बारे में बात की कि वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मतलब हार्ड स्ट्रक्चर, रिजिड, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की। और अगर अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में, तो उसमें आप देखिए ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। एक तरह से गाइस इसको ही मैं इजीली ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये क्या है, एक तरह से हेक्सागोनल शेप का है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये हेक्सागोन। यहाँ पे क्या है, ये कार्बन से अटैच है, कार्बन है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना गाइस, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक कार्बन ऑलमोस्ट कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से। फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ, तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन। लेकिन आपको पता है कि जो कार्बन होता है वो क्या करता है, मेनली 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी उतनी है। तो वैलेंसी के कारण क्या है गाइस, यहाँ पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ही क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी शो करता है। उसके अलावा बात करें तो गाइस ग्रेफाइट का जो प्रॉपर्टी है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, ये गैप है, यहाँ पे भी ये गैप है। तो यहाँ पे क्या है, ये लेयर्स की फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये एक लेयर होगी, यहाँ पे ये एक लेयर होगी, यहाँ पे एक लेयर होगी। तो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में क्या होता है, काफ़ी गैप होता है। इसी गैप के कारण क्या होता है, यहाँ पे गाइस ये स्लाइड करते हैं। स्लाइड करने के कारण आपने देखा होगा कि जो ग्रेफाइट होता है वो काफ़ी स्लिपरी नेचर का होता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं कि मतलब एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं मशीन्स में। या फिर आप बात कर सकते हैं कि आपने अगर जो अभी तो जो पेंसिल आती हैं, हमारे टाइम पे तो काफ़ी सिंपल पेंसिल आती थी, बट आज के टाइम पे देखें तो वो लीड वाली पेंसिल आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो अलग से एक छोटा पैकेट भी देते हैं जो पेंसिल्स यूज़ करने के लिए होता है। तो वो काफ़ी स्लिपरी होते हैं, वो काफ़ी टूट भी जाते हैं ईजिली जल्दी। तो उसमें देखा जाए तो गाइस वो स्लिपरी नेचर का क्यों होता है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। इस गैप के कारण ही वो क्या है कि गाइस, इस गैप के कारण ही वो क्या है कि वो स्लिपरी नेचर का है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से स्लाइड कर रहे हैं। तो ये था ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट के बारे में आपको और भी पता होगा कि जो ग्रेफाइट है उसका क्या क्या यूज़ है। ग्रेफाइट की अगर यूज़ की बात करें तो गाइस ये हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स वगैरह की फॉर्मेशन में काम आता है। पेंसिल में आपको जैसे बता दिया कि जो ग्रेफाइट होता है उसको पाउडर्ड फॉर्म में क्ले के साथ क्या करते हैं, प्रेस करके एक अच्छी सी स्टिक के साथ, स्टिक में फिल कर देते हैं और वो क्या बना देते हैं, पेंसिल। उसके अलावा लुब्रिकेंट्स में काम कर रहा है। मॉडरेटर अगर बात करें तो मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर वो भी हम बात करेंगे, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेफाइट का, उसमें भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा ग्रेफाइट का। जो ग्रेफाइट होता है वो ब्लैक या फिर ग्रेइश कलर का होता है। उसके अलावा बात करें तो गैस ये क्या है कि इसका मतलब पेंसिल में क्यों यूज़ हो रहा है, एक तरह से गैस क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण क्या हो रहा है, हाँ जी, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण क्या है गाइस, और साथ ही इसका क्या है, एब्जॉर्बिंग के कारण। ये क्या है कि ये पेंसिल है,
तो ये जिस भी सरफेस के ऊपर क्या हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जिस भी सरफेस पे हम यूज़ करेंगे वहाँ पे क्या करेगी, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ये सरफेस इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए क्या है कि जो पेंसिल है वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, उसका नेचर इस तरीके से है कि जो भी जिस भी सरफेस पे वो लग रही है वहाँ पे क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन होने के कारण क्या होता है, वो जो वर्ड्स हम लिख रहे हैं वो हमें क्या होंगे, ईजिली विजिबल होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। उसके अलावा बात करें तो गाइज हमने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी कर लिया। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अलावा हम बात करते हैं फ्लोरीन की। जो फ्लोरीन होते हैं गाइज वो इतना यूज़ में नहीं है, या फिर आप में से कुछ बच्चों ने उसका नाम सुना भी नहीं होगा। तो फ्लोरीन के बारे में बात करें तो गाइज क्या है कि अगर हम ग्रेफाइट को हीट करते हैं, और वो भी ऑलमोस्ट आपको पता है कि जैसे हीट कर रहे हैं हम कहाँ पे, इलेक्ट्रिक आर्क में हीट करते हैं, वो भी इनर्ट गैसेस की प्रेजेंस में, जैसे कि जेनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, तो उनकी प्रेजेंस में उसे हीट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक राउंड से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, उसे हम बोलते हैं फ्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाई आपको, बट उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, एक तरह से फुटबॉल की शेप में होता है। तो वो हम नैनो पार्टिकल्स में, नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, तो उसका इतना यूज़ नहीं है हमारे सिलेबस में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों की तीनों जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की वो अच्छे से क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा बात करते हैं गाइस, ये तो हमने बात की किसके बारे में मैम, उसके बारे में हम बात की एलोट्रॉफी के बारे में, डायमंड के बारे में, और जो कार्बन है उसकी एलोट्रॉप्स के बारे में बात कर ली, कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात कर ली। बट ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और वैन डेर वाल्स फोर्सेस, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड भी आ सकता है गाइस। तो सबसे पहले बात करें तो हम बात करेंगे अभी, देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। हाँ जी, अब क्लियर हो गया मैम। आयनिक बॉन्डिंग यानी एक्सचेंज ऑफ आयन से जो फॉर्मेशन होती है बॉन्ड की, उसे हम आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही। वैन डेर वाल्स फोर्सेस वीक वॉल फोर्स होते हैं, बट उसके अलावा क्या, डिस्पर्जन फोर्स, लंदन फोर्स किसे बोलते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग वो क्या मैम, उसके बारे में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग से कुछ अलग है या सेम ही है। तो चलिए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे गाइस। तो देखिए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ये मैंने इस तरीके से शो कर रखा है कि जो हमारे क्वेश्चन में है वो आपको इजीली क्लियर हो। सबसे पहले बात करें तो कैसे है कोवलेंट बॉन्डिंग। जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो बनती है शेयरिंग से। अगर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एटम है ए एंड ये कोई एटम है बी, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन है, जो कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी है वहाँ पे क्या है, 4 है, यानी कि उसके पास ये कन्फ्यूजन है कि ना तो वो डोनेट कर सकता है 4 के 4, और ना ही वो 4 के 4 क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस केस में क्या करेगा, जो कार्बन होगा वो क्या करेगा, वहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना देगा, वैसे दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, वैसे ही तीसरे हाइड्रोजन के साथ एक कोवलेंट बनाएगा, और चौथे के साथ भी ऐसे ही एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CH4 जो सबसे सिंपल है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी CH4, मीथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या एक तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है कार्बन, क्योंकि उसको कन्फ्यूज़न है ना, तो उसके पास इतनी एनर्जी कि 4 बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने लूज़ कर दे, या फिर वो क्या करे, 4 बॉन्ड हैं, 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन कर ले। तो उसके पास सबसे इसी कन्फ्यूज़न में वो क्या करेगा, शेयरिंग करता है। शेयरिंग के कारण क्या किसकी फॉर्मेशन होती है, शेयरिंग के कारण जो फॉर्मेशन होती है वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग की। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइस सेकंड है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जहाँ पे क्या है कि एटम तो प्रेजेंट है, जहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में बिल्कुल ये कोवलेंट बॉन्डिंग की टाइप लगा लीजिए आप, कि क्या है कि कोवलेंट बॉन्डिंग की एक टाइप है, बट यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या करेगी, 2 एटम प्रेजेंट है, उनमें से एक ही जो एटम है वो क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेगा, लूज़ करेगा, और दूसरा क्या कर रहा है, उसको शेयर कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होएगा कि एक तरह से पहले तो अगर बात करें तो जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वहाँ पे तो क्या हो रहा था, इक्वालिटी हो रही थी, वहाँ पे इक्वल शेयरिंग हो रही थी, उसके साथ भी शेयर कर रहा था, उसके साथ भी शेयर कर रहा था, तो दोनों का जो ऑक्टेट था, दोनों की जो वैलेंसी थी वो कंप्लीट हो रही थी। बट यहाँ पे बात करें तो हम किसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के अंदर, यहाँ पे दोनों की कंप्लीट नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरह से क्या होता है कि एक तो बंदा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक से आ रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहा है, उसके साथ शेयरिंग कर रहा है, यानी एक तरह से टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम वन एटम
एंड द बॉन्ड इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी सिर्फ एक ही बंदा क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है। वो भी 100% शेयरिंग नहीं कर रहा, 100% शेयरिंग कर देगा तो उसके पास क्या बच जाएगा, उसको भी तो बैलेंस करना है खुद को। तो वहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। थर्ड अगर हम बात करें तो गाइस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग या फिर मैंने आपको बताया क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा गाइस, आयंस की फॉर्मेशन होगी। आयनिक यानी आयंस, आयंस यानी चार्ज, चार्ज यानी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव यानी कटायन एंड नेगेटिव यानी अनायन। अगर हम आयंस की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं NaCl का। NaCl सबसे बेसिक एग्जांपल है। तो अगर NaCl की बात करें तो यहाँ पे क्या है गाइस, Na को भी अपना जो Na को भी क्या है कि अपनी वैलेंसी बैलेंस करनी है, और साथ ही साथ क्या है जो क्लोरीन है उसको भी अपनी वैलेंसी क्या करनी है, बैलेंस करनी है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इन दोनों के बीच में फॉर्मेशन हो जाएगी। जो क्लोरीन है उसको एक चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और जो Na है उसको क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तब वो जाके बैलेंस हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, एक तरह से शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग नहीं, डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो Na होगा वो डोनेट कर देगा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को। याद रखिएगा, इस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो सिर्फ उसी एटम को करेगा जिसको रियलिटी में उसकी ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के और डोनेट कर देगा, नहीं। यहाँ पे क्या था, क्लोरीन को ज़रूरत थी एक इलेक्ट्रॉन की ताकि वो भी बैलेंस हो जाए, और Na को भी ज़रूरत थी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ताकि वो क्या करे, खुद को बैलेंस कर ले। तो यहाँ पे क्या होएगा कि Na तो खुद को इलेक्ट्रॉन है, वो दे दिया किसको, क्लोरीन को, तो उसको क्या हो गया, पुण्य मिल गया उस चीज़ का। तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कि वाह आपने तो अच्छा किया, आपने तो बहुत अच्छा कर्म किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन ने क्या किया, वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया, यानी उसके ऊपर एक तरह से उसका भी भार हो गया, तो वो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक तरह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कटायन की फॉर्मेशन कर लेगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो अनायन की फॉर्मेशन कर लेगा। अब बुरे काम में Na क्या है, क्लोरीन के काम आया है, तो वो उनके बीच में क्या हो जाएगी, एक बहुत अच्छी फोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, क्योंकि एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस चार्ज प्रेजेंट के कारण क्या है कि उनके बीच में बहुत अच्छा फोर्स बन गया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आयनिक बॉन्ड। फोर्थ हम बात करें तो आ जाएगा वैन डर वाल्स फोर्सेज। जो वैन डर वाल्स फोर्सेज होते हैं वो क्या होता है गाइस, वैन डर वाल्स फोर्सेज आपको बस देखिए कि काफ़ी वीक फोर्सेज होते हैं। वीक फोर्सेज कैसे मैम, जैसे ग्रेफाइट में हमने देखा कि एक तरह से क्या कर रहे हैं, जो ग्रेफाइट होता है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग भी शो कर रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पे क्या है कि जो वैन डर वाल्स फोर्सेज यानी कि दो लेयर्स हैं उनके बीच में भी क्या है, एक तरह से एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसे बोलेंगे वैन डर वाल्स फोर्सेज। वैन डर वाल्स फोर्सेज की बात करें तो गाइस क्या है, वैन डर वाल्स फोर्सेज के टाइप्स की बात करें तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल यानी कि पोलैरिटी। दूसरा भी क्या है, डाइपोल, यानी कि यहाँ पे क्या है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसे हम बोलेंगे डाइपोल फोर्सेस। अगर पोलर है नेचर के तो उसमें क्या हो जाएगा कि दोनों पोलर हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा फोर्स होगा, तो ये क्या होता है, ये काफ़ी अच्छा फोर्स होता है। सेकंड बात करें तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स। लंदन डिस्पर्सिव फोर्स क्या है कि यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर के बीच में फोर्सेस हैं। अगर क्या है कि दो नॉन पोलर एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, लंदन डिस्पर्सिव फोर्स। ये साइंटिस्ट लंदन ने दिया था, उसके नेम पे उसका नाम क्या है, लंदन है। तो अगर नेक्स्ट की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है गाइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल का ही एक स्पेशल केस होता है। उसमें क्या है कि जैसे कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ अगर हो रही है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। उसके अलावा बात करें तो गाइस एक और जो सब टाइप है वो उसमें मैं ऐड करना मुझसे मिस हो गया, तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। तो उसमें क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि एक पोलर है और दूसरा क्या है, नॉन पोलर है। अब एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, तो क्या करेगा, पोलर वाला ट्राई करेगा कि जो नॉन पोलर है उसको भी वो क्या करते, पोलर में कन्वर्ट करते। तो एक पोलर और एक नॉन पोलर, उनके बीच में क्या हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस कर रहा है, यानी दूसरे वाला डाइपोल है नहीं, वो पोलर है नहीं, बट वो क्या करेगा, जो पहले वाला है वो इस तरीके से ये उसके साथ रिएक्ट करना चाहेगा कि उसके अंदर भी वो क्या करे, पोलैरिटी जनरेट करे। तो वहाँ पे क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होगा। तो ये थे कुछ टाइप वैन डर वाल्स फोर्सेस के। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे गाइस। तो इनका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। अगर अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की, तो सबसे पहले आ जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेशन से होती है। सेकंड बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कौन सी होती है गाइस, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग वो होती है जहाँ पे क्या है कि जो
इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही एटम क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। एक ही एटम क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर कर रहा है, तो वहाँ पे होगी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। थर्ड बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है या फिर आयनिक बॉन्डिंग, वहाँ पे क्या होगा, आयन्स का एक्सचेंज होएगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होएगा, एक डोनर होगा और एक क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। फोर्थ की बात करें तो वैंडरवाल फोर्सेज। वैंडरवाल फोर्सेज क्या होते हैं, वैंडरवाल फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं, वीक फोर्सेज होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक तरह से फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो केमिकली नहीं होते। और सेकंड क्या है कि उसके सब टाइप्स की बात करी, डाइपोल डाइपोल यानी दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। सेकंड लंदन डिस्पर्जन फोर्स, यानी कि जो टू नॉन पोलर एटम के बीच में जो फोर्स लाई कर रहा है दैट इज लंदन डिस्पर्जन फोर्स। एंड थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे है, स्पेशल केस है किसका, डाइपोल डाइपोल का ही। उसके अलावा बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि एक पोलर है और दूसरा क्या नॉन पोलर है, और वो खुद की पोलैरिटी उसमें इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरे को भी पोलर करने की कैपेसिटी रखता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ इसी के साथ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है, गेट की प्रिपरेशन करनी है, सीयू सेट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे चैनल को इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपके साथ विदा लेंगी गाइस। थैंक यू सो मच।